नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं, जो आप सभी के बिहार स्टेट के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन चल रहा है। तो दोस्त, हम सभी आज की क्लास में डे जो 14 पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज 14वां क्लास है जो आप सभी के पेपर के लिए से इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप सभी देखना चाहते हैं और भी क्लासेस आप देखना चाहते हो, आपको पसंद आता हो दोस्त, और आपने फॉर्म फिल किया हो, क्योंकि आप जानते हैं क्वालिफाइंग पेपर है, जब क्वालिफाई आप करेंगे तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको पढ़ना साथ ही और सीखना है, तो अच्छे से पढ़ते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, साथ ही हम सभी चैप्टर वाइज चीजों को कवर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्त, करा एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? करा कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी इसमें से विशेषता हो सकती है, ऐसा आपसे प्रश्न कर रहा है। दोस्त, करा ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। क्या दोस्त ऐसा इस पर जोर दिया जाना चाहिए क्या, ड्रिल और अभ्यास पर, और क्या फिर योग्यता आधारित स्थायी अलगाव पर, या सहयोगितापूर्ण अधिगम पर, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग पर? तो करा प्रोग्रेसिव क्लासरूम पर किस या निम्न में से कौन सी विशेषता होगी? तो दोस्त, क्या ड्रिल और अभ्यास होगा? कभी प्रगतिशील शिक्षा ऐसी बात पर जोर नहीं देता कि आपका ए ऑप्शन बन पाए। तो करें योग्यता आधारित स्थायी अलगाव। दोस्तों, अलगाव की बात तो कभी नहीं करेगा, वह भी योग्यता आधारित। जो जब योग्यता आधारित अलगाव होगा सोथी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का होगा हनन। क्या होगा? समावेशी शिक्षा का होगा हनन, और ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था हनन हो फिर आपके लिए प्रगतिशील शिक्षा भी नहीं मानता। सहयोगितापूर्ण रणनीति की बात एकदम दोस्त करता है, आपका सी ऑप्शन बनेगा। लेकिन पुरस्कार और दंड की बात दोस्तों व्यवहारवादी करते हैं, तो इसलिए साथी आपका या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है कि सहयोगितापूर्ण अधिगम पर जोर दिया जाता है। तो साथी आपका पहले का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी करा, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, इनमें से कौन से स्थित बाल केंद्रित कक्षा की उदाहरण है? कौन से कारण बाल केंद्रित शिक्षा का एग्जाम्पल बनेगा? कर एक कक्षा जिसमें एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। कर एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। या फिर कर एक छात्र जिसमें छात्र निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है साथी। या फिर आपका एक कक्षा जिसमें छात्र को जो चाहे करते हैं एक शिक्षक, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। क्या साथी आपको लगता है कि हो जाना चाहिए इसमें से राइट ऑप्शन? अगर हम साथी इसमें बात कर ले, जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें, बाल केंद्रित कक्षा का जो एग्जाम्पल होगा ना साथी, एकदम सही है कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे होते हैं और टीचर क्या करते हैं, बारी बारी से जाकर के अपने टाइम पर चीजों को बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैथ की क्लास हुई तो मैथ वाले टीचर जाते हैं, हिंदी की क्लास हुई तो हिंदी वाले टीचर जाते थे। जैसे हम सब साथी जब पढ़ते थे तो ऐसी ही व्यवस्था थी, और अभी भी ऐसी ही व्यवस्था दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ही, कि जब हम सभी का जिस टाइम जो भी क्लास होती थी वह शिक्षक आते थे, अपनी क्लास को पढ़ा करके इसके बाद चले जाते थे। फिर दूसरे सर आते थे, वह भी अपनी क्लास को प्रोवाइड करते थे बच्चों को जो पढ़ाते थे साथी। तो कहीं ना कहीं इसमें बात करें तो यह प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा का यही एग्जाम्पल ए ऑप्शन बी में करा दोस्तों। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड की बात करें तो ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता। पुरस्कार और दंड की बात करें तो दंड आरटी का अपने आप से हनन है साथी, या तो गलत होगा। एक कक्षा जिसमें छात्र निर्देश देते हैं, या एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है, जब दोस्त निर्देश देने लगे शिक्षक तो फिर बाल केंद्रित कहां रह जाएगा, फिर तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। फिर टीचर एजुकेशन जो बात करें सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा साथी। कर एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं, शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। दोस्तों, चुपचाप नहीं देखता है, उनको एक तरीके से क्या देखता है, परामर्श देता है, निर्देश नहीं देता, परामर्श देता है, सुविधा प्रोवाइड करता है। जहां बच्चा फंसता है सहयोग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं साथ ही आपका जो पहले का सेकंड का जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? एक प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? करा दोस्त, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश
देने चाहिए दोस्तों। कठोर वातावरण में रहे दोस्तों, कठोर नियंत्रण में रहे, नहीं भैया कठोर नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और अध्यापक के निर्देशन में रहे दोस्तों, निर्देश के माध्यम से अध्यापक दे, कभी नहीं भी दो प्रगतिशील शिक्षा नहीं हो पाएगा दोस्तों। और प्रगतिशील क्लासरूम बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो करता है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता दोस्तों, आप जानते हैं अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, कक्षा में सिर्फ नहीं हो सकता दोस्तों, सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है। अधिगम एक समाज, मतलब आप कह सकते हैं क्लास और समाज के क्लास के बाहर एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है साथी। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध जो अनुभव लाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही बात है दोस्तों, विद्यार्थी अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेते हैं, समृद्ध जो अनुभव लेकर आते हैं। और डी में करा दोस्तों कार्य की ड्रिल और अभ्यास। तो ड्रिल और अभ्यास मैंने दोस्तों हमेशा से बताया, प्रगतिशील शिक्षा ऐसी बात को नहीं मानता है, इस पर जोर नहीं देता। तो प्रश्न संख्या 3 का जो होगा राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। दोस्तों बताएंगे बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा किस प्रकार से सीखता है। कर दोस्त कर निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, या फिर दोस्त ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, या ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं, या केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए साथी। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार से होते हैं, क्या दोस्तों निष्क्रिय नकलची के रूप में होते हैं दोस्तों, एकदम नहीं दोस्तों, श्रोता के रूप में ना। ब्लैक बोर्ड में उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होता है। और राइट ऑप्शन होगा दोस्त बी ऑप्शन, निष्क्रिय नकलची के रूप में कभी नहीं देखे जाते हैं, या दोस्त आपका फर्जी ऑप्शन दिया गया है सब। तो पॉजिटिव में दोस्त बात करें तो बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसमें दोस्त बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रियता से लगे होते हैं। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका 4th का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम साथ ही बात करें, प्रश्न संख्या 5 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें से एक ऑप्शन है गलत। हमसे पूछ रहा नहीं करा कि गतिविधि के रूप में बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करा बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, या शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, या बच्चों को जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो दोस्तों बाल केंद्रित कौन सा नहीं दर्शाता है दोस्तों, एकदम सही है। एक्टिविटीज के अनुसार बच्चे बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, लचीलापन होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव है। बच्चों की प्रगति में गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलू को ध्यान में रखते रिपोर्ट की जाती है, एकदम साथी एकदम यह भी पॉजिटिव है। लेकिन शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और बच्चे क्या करते हैं, नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं। और ऐसा दोस्त बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है कि नकल करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि सक्रियता पर जोर देता है, बच्चे के एक्सपीरियंस के, बच्चे के अनुभव को एक महत्व देने की बात करता है, एक समृद्ध इन्वायरमेंट बनाने की बात करता है। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं सी ऑप्शन है गलत। तो जब है गलत तो हमारा भी आंसर होगा वही। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा था गलत। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर के लिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होना चाहिए दोस्तों, क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के हिसाब से होना चाहिए, कभी नहीं दोस्तों। मैंने बताया बाल केंद्रित शिक्षा जो मानता है दोस्तों संरचनात्मक उपागम को मानता है। पुरस्कार और दंड पर जोर देना दोस्तों, दंड कभी नहीं होगा क्योंकि हार्टी का हनन हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित होता दोस्तों, एकदम सही है, स्वनिर्मित द्वारा होता है। एक दूसरों से कैसे होते हैं बस भैया, को क्रिएटेड होते हैं, एक तरीके से जोड़ना पड़ता है और क्रिएट करना पड़ता है। और एक तरीके से बच्चों और छात्रों के बीच, छात्रों स्टूडेंट के बीच, छात्रों और टीचर के बीच दोस्तों, एक ही चीज मैं बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उनके बीच इंटरेक्शन के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो साथी तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन संख्या सी तो ही बनेगा ना, एकदम सही भैया, सी ऑप्शन ही बनेगा। या डी ऑप्शन में करा पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है दोस्तों। जब शिक्षक पर ही निर्भर हो जाएगा तो फिर बच्चा क्या करने गया है, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बन सकता। और छात्रों की निष्क्रिय भूमिका, तो ऐसा कभी नहीं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रिय भूमिका पर नहीं सक्रिय भूमिका को फॉलो करता है। इसका मतलब दोस्त आपका डी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां प्रश्न करा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए।
करा कि कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए दोस्तों, नहीं, एकदम गलत है। परीक्षाओं के माध्यम से दोस्तों सभी चीजें बच्चे की परिप्रेक्ष्य में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए, कभी नहीं साथी, एकदम नहीं, आपका बिगड़ जाएगा। कर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल किया जाना चाहिए। इवेल्युएशन होगा तभी तो कमियों को पता चल पाएगा, तभी तो हम सिखा पाएंगे बच्चों को, समझ पाएंगे बच्चे में क्या गलती है, बच्चा कहां सीखने में दिक्कत हो रहा है, गलत है साथी। को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, एकदम भैया, वह माना जाता है कि मूल्यांकन जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, जो टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसी का एक भाग माना जाता है, उसी के एक अभिन्न अंग माना जाता है। और साथ ही हमारा सीधा सा मानेगा 7 का जो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 8वां प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है, कौन सा इसमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम को जो बात करता परिभाषित करता, कौन सा इसमें से डिफाइन करता है। तो कह रहा कि परीक्षाओं के लिए सीखना क्या प्रगतिशील शिक्षा या डिफाइन करता है कि भैया जो हम सिखाते हैं वो परीक्षाओं के लिए सिखाते हैं, नहीं यार, ऐसा कुछ आपने भी नहीं पढ़ा है और ऐसा मैं भी नहीं पढ़ा है। और दोस्त ऐसा जब आप नहीं तो मैं नहीं, तो इसका मतलब है आंसर है गलत। तो करा दोस्तों अनुभवात्मक है, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना दोस्तों एकदम बच्चे के एक्सपीरियंस लर्निंग पर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देने की बात करता है। और आपका सही ना एकदम भैया एकदम बी ऑप्शन बन जाएगा। गैर संदर्भित पाठचर्या दोस्तों संदर्भित पाठचर्या पर, एक तरीके से उसके संदर्भित जो करिकुलम पर बात किया जाता है, ना कि गैर, तो गैर लिखा है, इससे हो गया गलत। दोस्तों सी में लिखा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र दोस्त, तो दोस्तों आप जानते हैं प्रगतिशील क्लासरूम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को फॉलो करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों यहां पर टीचर सेंटर्ड पेडागोगी को नहीं फॉलो करता है, वह बाल केंद्रित या बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी को वह मानता है। तो इसमें दोस्त हमारा होगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न चले आगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए करें, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप दोस्त कैसा लगता है कि आपको होना चाहिए, एक सरल प्रक्रिया है क्या, करें एक सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर करें केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, या परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक हो। दोस्तों क्या आप शिक्षा मानते हैं या अधिगम आप मानते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि आप प्रतिबंधात्मक एक प्रतिबंध करके आप सिखा सकते हैं परीक्षाओं पर, ना, या एकदम ना। करा कि केवल औपचारिक, दोस्तों आप जानते हैं अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं साथी, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया है, एक फॉर्मल टू अनफॉर्मल दोनों है प्रोसेस दोस्त, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ औपचारिक नहीं दोस्तों, एक सरल प्रक्रिया दोस्त अधिगम इस प्रकार से अगर सरल होता है तो आदमी सब जो लोग पढ़ते, तो आप देखते हैं अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं साथी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। यहां होना चाहिए था जटिल, जब जटिल बनता तो बात बन जाता, लेकिन अब जब लिखा ही नहीं है जटिल, लिखा है सरल, तो गलत भी हो जाएगा। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम, अगर प्रगतिशील क्लासरूम में जो अधिगम को माना जाता है एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर की बात करें, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी किस प्रकार से सीखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में बात किया जाए, एजुकेशन में अगर बात की रहे, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में अगर बात करें, विद्यार्थी किस प्रकार से सीखते हैं दोस्तों, अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं क्या दोस्त, स्वयं के सीखने पर ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, एकदम दोस्त रखते हैं, भूमिका नहीं रखते हैं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, गलत है। क्या ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, एकदम सही, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, नहीं भैया, कोरी पट्टी के रूप में आदर्शवाद देखता, ना कि बाल केंद्रित शिक्षा, गलत है। कारण निष्क्रिय रूप से शिक्षकों के अनुकरण और अनुसरण पर करते हैं दोस्त, कभी नहीं दोस्त, निष्क्रिय रूप से कभी नहीं हो सकता है। तो सीधा सा हमारा जो राइट आंसर बनेगा, राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, प्रश्न संख्या 11 नंबर की बात करें, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील क्लासरूम में कैसे हम सभी सीखते हैं, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है क्या। दोस्तों आप जानते हैं प्रगतिशील क्लासरूम में बच्चों की भूमिका न्यूनतम नहीं होती है। आप कहेंगे साथी कैसा होता है, तब आप कह देंगे भैया अधिकतम होता है, न्यूनतम की जगह क्या बोल सकते हैं, अधिकतम होता है। इसका मतलब कहीं ना अधिक की बात
अधिकतम यहां पर हम कर सकते, अधिकतम है, एकदम सही है भैया। करा कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्व को याद करते हैं दोस्त, हम कितना याद कर पाएंगे यार, हम बताइए प्रगतिशील क्लासरूम में कितना, हम पुस्तक इतनी मोटी मोटी है, बुक इतनी मोटी, हम कितना रटेंगे, 2 पन्ने 4 पन्ने 10 पन्ने 20 पन्ने यार, 200-400 पन्ने कौन रट पाएगा। तो अगर रटना भी चाहते हैं, रट भी लेते हैं किसी तरीके से, तो एक तरफ से जाएंगे भूल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वह आपके लिए थोड़ा घुमाया फिराया, फिर आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप गलत कर जाएंगे दोस्तों। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं दोस्तों, एकदम सही। प्रगतिशील क्लासरूम में बच्चे एकदम करते हैं, बच्चे व्यक्तिगत भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं और ग्रुप में भी वर्क करते हैं। तो साथ ही कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन इसका राइट है। डी में कहा बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही होता है दोस्तों। क्या मूल्यांकन करने का एक ही तरीका है कि पेपर पेंसिल के तरीके से हो दोस्तों? आप जानते हैं मूल्यांकन का कई तरीका है, मौखिक आप मूल्यांकन करवा लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते केवल एक मूल्यांकन की सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, आपका यह भी गलत ही होगा। राइट आंसर 11th का सी ऑप्शन। 12 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? दोस्त कौन सी इसमें से प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता होगी? शिक्षिका पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित करती है दोस्तों। जब आपको मैंने बताया प्रगतिशील क्लासरूम मानता है बाल केंद्रित शिक्षा को, अब जब बाल केंद्रित शिक्षा मानता है तो बालक उसमें बालक को कभी भी कंट्रोल करने की बात नहीं की जाती, बच्चे को परामर्श, बच्चे को मार्ग दिखाया जाता है, एक सहायता दी जाती है, नियंत्रण में दोस्त नहीं। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है दोस्त क्या प्रगतिशील क्लासरूम में? दोस्तों मैंने आपको बताया अधिकतम है, गलत है भैया। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कि एकदम सही है। जब बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हो उसी समय बच्चे का मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए, और किया जाता है किसमें? प्रगतिशील क्लासरूम में। इसी की यह विशेषता है कि जब बच्चा एक्टिविटीज करता है तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वह प्रगतिशील इस बात को फॉलो करता है। दोस्त का समय सारणी और बैठने में जो व्यवस्था तय है, साथ ही व्यवस्था अगर तय की बात करें तो आप जानते हैं जो प्रगतिशील क्लासरूम मानता है वह लचीला मानता है व्यवस्था को, तो लचीला होता तो सही होता दोस्त, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम साथी से बात करें, 13 नंबर की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम करता है। प्रोग्रेसिव क्लास एजुकेशन में अधिगम करता कैसा होता है, या दोस्त आपका लर्नर कैसा होता है? स्वतंत्र होते हैं वह, उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है दोस्तों। स्वतंत्र होते हैं क्या अधिगम करता? एकदम भैया दोस्त एकदम सही है कि अधिगम करता जो लर्नर वह स्वतंत्र होता है और उसमें जिज्ञासा होती है। राइट ऑप्शन होगा यही। निर्देश के लिए पूर्णता शिक्षकों पर निर्भर होते दोस्त, कभी नहीं पूर्णता निर्भर होते शिक्षकों पर, या तो बात तो गलत है। निर्देश के लिए वह अभ्यास प्राणी के रूप में देखे जाते हैं दोस्तों, और सब प्राणी की जरूरत है, वह अभ्यास प्राणी है, सभ्य प्राणी नहीं। ऐसा कभी आपने सुना है क्या? निष्क्रिय प्राणी है दोस्तों, कभी नहीं। मैंने आपको बताया है दोस्त हमेशा से कि सक्रिय प्राणी है जो शिक्षकों के द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत हो दोस्त, कभी नहीं शिक्षक के द्वारा नियंत्रण किया जाता। वो अपने आप बात करिए, आप अच्छे बातें बताइए, कॉन्सेप्ट को सिखाइए, अपने कॉन्सेप्ट अपने ज्ञान को बच्चे के पास भेजिए, दीजिए बच्चे को, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बच्चा अपने आप क्लास में कंट्रोल हो जाएगा। तो साथी कहीं ना कहीं इसका 13 का जो राइट आंसर होगा वह यही ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या अगर बात करें 14 नंबर के लिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? कि अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। एकदम भाई हम मानते हैं इंटरेक्शन और कहीं ना कहीं बच्चों के बीच क्या होता है, बच्चे के बीच कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। आप इसका कहीं ना कहीं आप या तो पॉजिटिव बन जाएगा अधिगम के लिए। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण की बात करता है भैया, एक तरफा होता है, कभी नहीं दोस्तों। कभी भी कोई चीज पॉजिटिव तभी होती है जब दोनों तरफा हो, एक तरफा होगा साथी कभी नहीं होगा। कोई भी काम हो, चाहे हम आपको पढ़ा रहे हो या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटीज हो जो आप अपने जीवन में करते हो, एक तरफा खतरनाक होता है, वह कभी भी जो अच्छे तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी गलत है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है ना भैया, सक्रिय होता है। केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी होती है, तो दोस्त क्या लर्नर की जिम्मेदारी होती है? शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं दोस्त, गलत है। शिक्षक की भूमिका बहुत होती है और लर्नर की भूमिका भी होती है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन।
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा का विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी आप विशेषता मानते हैं साथी। करा कि सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है दोस्त आपको मैंने बताया प्रगतिशील क्लासरूम में जो सामग्री होती है, मतलब जो बच्चे के जो पढ़ने सीखने समझने की चीजें हैं, सिर्फ बच्चे को दिखा करके भैया यह सामान है इसको लेके चले जाए, नहीं। तो आप प्रदर्शन केवल प्रदर्शन नहीं कर सकते दोस्तों, उससे बच्चा सीखेगा, उससे इंटरेक्शन होगा, बच्चा अंतक्रिया करेगा, भाई एकदम गलत है। करा कि बैटरी की व्यवस्था है, हमेशा से दोस्त मैंने बताया है प्रगतिशील क्लासरूम में व्यवस्था तय नहीं होता है, वह एक लचीला होता है कि जहां आपका मन वहीं पर आकर बैठिए। तो दोस्त जहां पर आपको सही लगता है लचीला का बात की जाती है। इसका मतलब दोस्त आपका ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी में करा औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्त क्या आप जानते हैं औपचारिक शिक्षा के माध्यम से दोस्त वर्ष के अंत में कभी नहीं प्रगतिशील व्यवस्था होगी। दोस्त करा कि शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने की अवसर प्रदान करती, एकदम भैया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के लिए बच्चों में देने के लिए हमेशा से प्रोवाइड करने के लिए चीजें अवसर देती है। और अगर दोस्त मूल्यांकन की बात की जाए तो प्रगतिशील शिक्षा हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को फॉलो करता है, जिसे दोस्त हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फॉलो करता है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्त ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा राइट आंसर। दोस्त आप सभी के लिए एक स्टडी 91 का जो सराहनीय प्रयास दोस्त आपके लिए किया जा रहा है, वह दोस्त अगर बात करें आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी जब जाएंगे यहाँ पर आपके सामने बारकोड है, स्कैन भी कर सकते हैं साथी। और अगर बात किया जाए तो यह 200 प्लस टेस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि दोस्त देखिए आप पढ़ाई के साथ साथ अपना मूल्यांकन, और जब मूल्यांकन साथी करते हैं तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने कमियों को पहचानते हैं कि कमियों को अगर पहचान जाए दोस्त उस पर हम वर्क करें तो कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस, हमारा जो प्रयास है वह आपके जो आप सभी प्रयास करते हैं वह प्रयास या होगा कि हम सही डायरेक्शन में चीजों को कर रहे हैं। तो दोस्त आप सभी के लिए चीजें प्रोवाइड हो रही हैं बिहार या स्टेट से संबंधित। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं और यह स्टेट की तैयारी कर सकते हैं साथी। और इसके बाद आप सभी का जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी प्रिपरेशन आप सभी टेस्ट कर सकते हैं। और यह आपके साथ 200 प्लस भर्तियों की बात करें, एक तरीके से बात करें तो एग्जाम्स के लिए आपका यह टेस्ट जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टडी 91 की तरफ से, तो अच्छा लग रहा हो साथी जरूर जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए, प्रगतिशील शिक्षा में किस प्रकार से होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए साथी। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय है, पाठचर्या मानकीकृत होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया प्रगतिशील क्लासरूम में बैठने की प्रक्रिया मानकीकृत नहीं दोस्तों, लचीला की बात मैंने किया था, लचीला होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात तो बिगड़ेगा, पूरी तरीके से तय नहीं होती दोस्तों, मैंने आपको बताया वह लचीला होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी दोस्त गलत है। पाठ्य पुस्तकों का एकमात्र सीखना, एकमात्र हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक से एकमात्र सीखने का साधन है दोस्तों, कभी नहीं दोस्त, आपके अभी नहीं। सीखने का स्वरूप कैसा होता है प्रगतिशील क्लासरूम में, सामाजिक होता है। मैंने आपको बताया जो एक तरीके से सोशल प्रोसेस बोला जाता है, अगर हम सामाजिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अगर हम शिक्षा की बात करें और सीखने की बात किया जाए दोस्त। तो 17 नंबर की बात करेंगे दोस्त। 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होगी। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, या गतिविधियों और कार्यों की प्रावधान, या फिर प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, रटने और प्रत्यस्पण पर जोर देना। तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला दूसरा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा। दोस्तों विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता या तो बात सही है या विशेषता है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान एकदम दोस्त सही है। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन दोस्तों कभी ना बनेगा। रटने का और प्रत्यस्पण पर जोर देना कभी ना बनेगा दोस्तों। पहले का जो होगा वह ऑप्शन संख्या 17 का यही ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रगतिशील क्लासरूम में इस प्रकार की व्यवस्था की बात की जाती है तो हम करेंगे 17 का ए ऑप्शन ही राइट साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 नंबर, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक कैसा
कैसा होता है, करा कि कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों मैंने बताया है चाइल्ड एजुकेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में अगर बात करें शिक्षक का भूमिका बहुत कुछ होता है दोस्तों, करा कोई भूमिका नहीं, गलत है। निष्क्रिय भूमिका दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको बताया साथ ही सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, यह भी साथ ही गलत है। करा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अच्छा संस्कृति का निर्माण करना, एकदम दोस्तों एक तरीके से बात किया जाए वह सहयोगात्मक, एक तरीके से आप कल्चरल की बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करने के लिए जो सहयोगात्मक हो, अधिगम एकदम सी ऑप्शन। को बच्चों के निर्देश देने के लिए तानाशाह की भूमिका कभी नहीं दोस्तों, जब तानाशाह की भूमिका होगा फिर बाल केंद्रित ना रखकर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको बाल केंद्रित क्लासरूम की मैं बात कर रहा था, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही थी। शिक्षक किसका, जो शिक्षक का रूप है वह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सहयोगात्मक है, क्लास संस्कृति का बढ़ावा दे निर्माण करे। तो 17 का 18 का साथी आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, ना भैया प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, गलत है। पुस्तकों, पाठ पुस्तकों द्वारा, ना। अध्ययनकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने के द्वारा, दोस्तों निष्क्रिय नहीं सुनना, विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके, एकदम सही है। जो बाल केंद्रित क्लासरूम में बात करें सीखना की मुख्यतः किस प्रकार से होता है, अन्वेषण करके होता है। 17 आपका 19 का जो ऑप्शन संख्या डी साथी बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 20 नंबर की बात करें करके, एक बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार की होनी, ये बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार चीजें होनी चाहिए? शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया भूमिका होती है, वह भी भूमिका कैसी होती है, सक्रिय भूमिका होती है। भूमिका कैसी होगी, सक्रिय होगी, इसका मतलब गलत है दोस्तों, यहां पर नहीं लिखा गया है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं दोस्तों। मैंने बताया कि दोस्त सक्रिय दोनों होते हैं, दोनों सक्रिय होंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों, इसका मतलब दोस्त यहां भी गलत है। विद्यार्थी का सक्रिय भूमिका होती है जबकि शिक्षिका की निष्क्रिय, दोस्तों मैंने आपको बताया इसकी भी सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन बन जाएगा, शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका होती है, राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट, तो आप लोग समझ रहे होंगे साथी ना, एकदम अच्छे से समझते चलिए। तो 20 का अब बताएं 20 नंबर के लिए बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करेंगे 21 नंबर की बात करें, एक बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, किसको महत्व दिया जाता है? निरंतर विषय वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं की, दोस्तों ना, आप कह देते हैं यहां पर देखिए, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं पर कभी ना दोस्त होगा। ज्ञान के सक्रिय संरचना प्रक्रिया को एकदम भैया महत्व दिया जाता है। अध्यापकों को किस पर महत्व देती है, वह सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देगी, ज्ञान के बी ऑप्शन होगा। किसी भी तरीके से पाठ्यक्रम में समापन, दोस्तों बच्चे को समझ में आए चाहे मत आए, आप सिलेबस को समाप्त कर दिया, आप कोटा पूरी करने गए हैं साथी, तो आप कोटा पूरी शिक्षक नहीं गया गया करने के लिए, चीजों को सिखाने के लिए गया है कि किसी तरीके से सिलेबस इन हो जाए, बच्चे चाहे समझ में आए चाहे मत आए, तो दोस्तों इसके लिए नहीं गया है, गलत है। क्या दंड आधारित कठोर अनुशासन, दोस्तों दंड नहीं होगा क्योंकि आपका यहां पर आरटी कर दिया है विरोध, और इसका मतलब है आरटी इस पर प्रावधान की बात करता है कि दंड की बात ना किया जाएगा। दोस्त सीधा सा बी ऑप्शन ही तो हमारा राइट बनेगा ना। ओके, 21 नंबर का बी ऑप्शन। 22 नंबर पे दोस्त कहा कि इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? कहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, रट कर याद करने पर बल देना, या फिर कहा सहयोगी शिक्षण पर बल देना, या फिर कहा कि दोस्त आपका जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं दोस्तों? मैंने आपको दोस्त बताया है भैया, सतत कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो बात किया जाए, एक तरीके से इवेल्युएशन पर बल दिया जाता है, या विशेषता तो है। रटकर याद करने पर बल देना दोस्तों कभी ना बनेगा भैया, तो जब कभी ना बनेगा तो राइट ऑप्शन भी तो यही होगा। सहयोगी शिक्षण पर बल देना एकदम सही है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना दोस्तों यह भी सही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की विशेषता जो है, प्रगतिशील शिक्षा की अगर व्यवस्था की बात करें, विशेषता की बात करें, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा गलत है। तो दोस्त जब गलत पूछ रहा तो रटने वाली बात कहां सही होगा? तो 22 का सीधा सा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न
23 नंबर के लिए एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। तो दोस्त अगर आपसे पूछे एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षिका को, जो टीचर महोदया हैं, उनको किस प्रकार का रवैया, किस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहिए। जी दोस्त, आप अगर विद्यालय में जाती हैं और आप जो है बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो जब बच्चे को पढ़ाने जाएं तो क्या आप ऐसा काम करेंगे कि कैसा काम करेंगे, ऐसा करा कि किस प्रकार का रवैया आपको अपनाना है। देखते हैं, क्या सहानुभूति, नियंत्रण और परवाह, करे कि सहानुभूति, नियंत्रण, अनुशासन, या सहानुभूति, वास्तविकता और परवाह, करे कि सहानुभूति, वास्तविकता और नियंत्रण। दोस्तों कभी ना होगा नियंत्रण जहां जहां है अपने आप से गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर दोस्तों सहानुभूति, वास्तविकता और परवाह का एकदम करेंगे, परवाह की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर सही है। यहां पर नियंत्रण और अनुशासन की बात हो गया तो दोनों क्या है, गलत है। नियंत्रण अनुशासन, यहां पर भी नियंत्रण है दोस्तों, यहां पे गलत है। तो कहीं ना कहीं जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। हमको किस पर काम करना है, शिक्षिका के रूप में रवैया अपनाना है, सहानुभूति का, वास्तविकता का, रियलिटी का, और कहीं ना कहीं केयरिंग का, एक तरीके से परवाह करना बच्चों का। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए, एक बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर पुष्टि देकर, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, या बारंबार परीक्षा लेकर के शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। दोस्तों प्रतिस्पर्धा तो कभी ना करेंगे भैया, कभी ना करेंगे। आपका कहा कि यहां पर तो पॉजिटिव पूछ रहा, प्रतिस्पर्धा तो कभी ना हो पाएगा, गलत है। बीच बीच में भय की व्यवस्था करेंगे ना भैया, एकदम ना करेंगे। कहा कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे, कभी ना करेंगे। हम बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले हैं, ना कि हम हतोत्साहित करेंगे। यहाँ पर प्रोत्साहित तो होगा तब तो पॉजिटिव बन जा सकता। दो दोस्त को निष्क्रिय रख करके कभी ना। जब शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर क्या दें, प्रतिपुष्टि, फीडबैक दे करके। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा तो साथ ही वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 25 नंबर के लिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। कर बहुत से संसाधनों का प्रावधान, कर लचीलता समूहीकरण, कर कि पाठ पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, कर छात्रों की सक्रिय सहभागिता, या फिर करेगा फिफ्थ नंबर के एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। तो साथ ही इसमें से क्या होगा, ए ऑप्शन में करा दोस्त पहला दूसरा चौथा, बी ऑप्शन में करा पहला तीसरा पांचवा, करा पहला चौथा पांचवा, या फिर करा पहला तीसरा और चौथा। दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा में कैसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, बहुत से संसाधनों का प्रावधान, एकदम सही दोस्तों। लचीलता समीकरण, एकदम सही है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, कभी ना दोस्तों, सिर्फ पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एक आधार है, एक ही आधार है दोस्तों ना। छात्रों का सक्रिय सहभागिता, एकदम सही दोस्तों। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन दोस्तों, ना होगा। योगात्मक आकलन पर कभी ना दोस्त बात किया जाता है, रचनात्मक आकलन पर बात किया जाता है, और एक संरचित पर नहीं, या बहुत संरचित पाठ्यक्रम की बात की जाती है। इसका मतलब दोस्त या भी फिफ्थ गलत है और थर्ड भी गलत है। तो जब होगा पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा कहां पर है हमारा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन है तो ए ऑप्शन, पहला दूसरा चौथा ए ऑप्शन तो है ना साथी। नेक्स्ट प्रश्न, ओके नेक्स्ट चलते हैं। आपके सामने 26 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, एक प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार की चीजें हो जानी चाहिए। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है क्या दोस्तों, जो शिक्षण होता है बच्चा, जो टीचर टीच करता है, जो शिक्षण प्रक्रिया की जाती है, क्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ना, गलत है। तो योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है दोस्तों, ना, आपका रचनात्मक परीक्षा पर जोर दिया जाता है। कब दिया जाएगा, रचनात्मक परीक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो गलत है। करेंगे विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते, एकदम भैया, विद्यार्थी जो अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते, सही है। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्र को शिक्षण में निर्देश देता है, ना, एकदम गलत है। दंड आपका हो जाएगा जो दोस्त आरटी का हो जाता है हनन, आरटी का हो जाता है हनन। तो साथ ही सही आपका जो राइट होगा 26 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 26 का सी ऑप्शन। 27 नंबर के लिए करा प्रगतिशील शिक्षण में विषय में कौन सा विकल्प सही है। करा प्रोग्रेसिव शिक्षण की बात करें, कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा। करा इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता
अंकों के आधार पर समूह बनाया जाता है दोस्तों? ना भैया, कभी ना बनाया जाएगा अंकों के आधार पर। जब अंक के आधार पर आप समूह बनाने लगेंगे तो दोस्त आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा का हनन, और जब समावेशी का हनन हुआ तो कहीं ना कहीं आप आरटीई का कर रहे हैं विरोध, और जब आरटी का करेंगे विरोध, क्योंकि वह एक शिक्षा का प्रावधान है, वह शिक्षा का अधिकार है दोस्त, कभी ना होगा ऐसा। करा कि इसमें वैयक्तिक शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक के आधार पर छात्रों को रैंक देना, तो दोस्तों कभी ना देना होगा रैंक देंगे तो बच्चों के बीच होगी जलन, ईर्ष्या भावना होगी, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण और विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। एकदम दोस्तों एकदम सही है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण एक तरीके से आप बात कर सकते हैं, प्रयोगात्मक शिक्षण पर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों, इस पर जोर दिया जाता है, और आकलन पर विधियों कई प्रकार से। और दोस्तों इसमें अभिकृत अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए दंड और पुरस्कार आप जानते हैं दोस्तों, दंड आरटी का हनन और पुरस्कार व्यवहारवादियों का मानना है गलत है साथी। सीधा सा आपका 27 का सी ऑप्शन, 27 का सी ऑप्शन समझ गए होंगे साथी, 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चले ना, ओके। 28 नंबर के लिए एक बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? बुनियादी मान्यता आपसे पूछ रहा क्या होना चाहिए? कह रहा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना। कह रहा अध्यापन के दौरान विद्यार्थी के अनुभव और परिप्रेक्षणों के कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, या अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है, या अधिगम पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तक के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। दोस्तों क्या भैया यहां पर ध्यान देंगे, बुनियादी मान्यता आपसे पूछा गया है तो क्या कहता है? पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द घूमता है सिर्फ? नहीं, इर्द गिर्द सिर्फ नहीं घूमता है, गलत है डी ऑप्शन। अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है दोस्तों, आपका कहीं ना कहीं करा कि दोस्तों अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होता। चलते हैं और बात कर लेते हैं। अध्यापन के दौरान विद्यार्थी के अनुभव और परिप्रेक्षों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाता है दोस्त, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी इस वजह से नहीं बनेगा दोस्तों, अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित नहीं किया जाता है दोस्तों, नियंत्रित तो एकदम बात बिगड़ेगा दोस्त। यहां पर करेगा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका करा कि सबसे अच्छा तरीका बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका इनाम और दंड। दोस्तों अब बच्चा सीख रहा तो इनाम देंगे, बच्चा नहीं सीख रहा तो दंड देंगे, तो दंड देना आपका आरटी का है हनन, और यहां पर तो हो जाएगा मामला बिगड़। तो दोस्तों इनाम की बात करें क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारवादियों की पद्धति नहीं है दोस्तों। अब जो आरटी की बात करें, अब जो बात किया जाए दोस्तों, एनईपी की बात की जाए, जो दोस्तों आप जानते हैं एनसीएफ की बात की जाए, ये सभी कहते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, रचनात्मक बनाना चाहिए, रचनात्मक शिक्षा देनी चाहिए, ना कि व्यवहारात्मक शिक्षा। इसका मतलब दोस्त आपका सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या बी। क्या बनेगा? 28 का ऑप्शन संख्या बी बन जाए। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथी। 29 नंबर के लिए बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का क्या मानना है? व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। दोस्तों कभी ना समर्थक ऐसा नहीं कहते हैं कि अध्यापक का निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए ना। अगर ऐसा होगा तो फिर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, फिर यहां पर बाल केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित बन जाएगा, गलत है दोस्तों। बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव को असंगत दोस्तों कभी ना असंगत करना है, गलत है दोस्तों। यहां पर बालकों के स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती दोस्तों, स्वयं के तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, एकदम किया जा सकता है दोस्तों। यहां पर नहीं वजह से गलत हो गया, तो कहा कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, ऐसा समर्थक का मानना है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बनेगा। देखिए कैसे ऑप्शन कटा हुआ है, आप सीख सकते हैं, आपको कीवर्ड आपको पता होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती ना करेंगे दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न साथी आपके सामने करे कि एक प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या की उद्देश्य किस प्रकार को महत्व देता है? रटंत स्मृति पर दोस्त, करा सत्ता के प्रति अनुकूलता पर, करा आलोचनात्मक चिंतन पर, करा कि भैया प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास पर। दोस्तों कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा, प्रगतिशील शिक्षा में अगर पाठचर्या का उद्देश्य जो है दोस्तों, उसका एम जो है दोस्तों, वो इसका एम मेरे साथी वक्ष्या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल पर नहीं होता है। मैंने आपको बताया प्रगतिशील ऐसा नहीं मानता है, आप कहेंगे भैया नहीं मानता है तो ऑप्शन होगा गलत। सत्ता के प्रति अनुकूलता भैया ऐसा भी ना मानता, रटंत स्मृति ऐसा भी ना मानता, तो दोस्तों कैसा
कैसा मानता फिर? कहता कि भैया आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को जोड़ देता है प्रगतिशील क्लासरूम, और प्रगतिशील जो एजुकेशन है वह कैरिकुलम पाठचर्या की बात करें और जो महत्व देता है वह आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाता है, समालोचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। इस प्रकार से साथी अगर बात करें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बना वो ऑप्शन संख्या सी बन गया। तो साथी इस प्रकार से आप सभी ने देखे होंगे कि चीजों को किस आधार पर, किस बेस पर चीजों को सिखाया जा रहा है, कैसी आपको क्लास लगी, सारी चीजें आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। जैसा भी सेशन लगा हो साथी एक बार जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी पढ़ते रहें, सीखते रहें। आप सभी का यह सेट का पेपर जल्द ही होगा और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा पेडागोजी का। 30 प्रश्न, जो 30 प्रश्न पूछे भी जाएंगे और 30 प्रश्न के सीरीज होते हैं। आपको कंटिन्यू प्रोसेस में चीजों को देखना है और पास होकर के भी शिक्षक भर्ती में आपको शामिल हो जाना है। फिर आप एक टीचर बनकर, एक शिक्षक बनकर के अपने कार्यों का निर्वहन करना है साथी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।